नमस्कार। मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे बिंदु के साथ जो हिंदी से संबंधित हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कथन बिंदु बिंदु का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन भाग 12। इससे पहले 11 भाग अपलोड कर दिए जा चुके हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कम से कम उन भागों को आप अवश्य देखें, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी है। उनके जो कथन हैं वह हर कथन परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है। और अगर आप हिंदी में सफल होना चाहते हैं, हिंदी के व्याख्याता बनना चाहते हैं, हिंदी में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल के कथन या रामचंद्र शुक्ल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इतनी सारी पुस्तकें न पढ़कर, हिंदी साहित्य का पूर्ण इतिहास न पढ़कर, उसके कुछ कथन अगर पढ़ लिए जाए संक्षिप्त में, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी परीक्षा को आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कम से कम एक कैंडिडेट के पास आप इसे शेयर अवश्य करें। देखते हैं भाग 12। दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूं मैं आधुनिक काल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसे गद्य काल की संज्ञा दी है, उसकी बात करने जा रहा हूं मैं। कथन देखते हैं। और भारतेंद्र युग और यह इसका गद्य काल का जो प्रारंभिक जो चरण है, प्रथम चरण है, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जहां से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, भारतेंदु हो चाहे भारतेंदु मंडल हो, क्योंकि गद्य का सूत्रपात इसी समय होता है। पद्य अपनी चरम अवस्था में था। भाषा की दृष्टि से कहा जाए तो भाषा परिष्कृत हो रही थी इसी समय। विद्वान काफी भाषा को लेकर अपने वक्तव्य रखते हैं। देखते हैं क्या कथन है इस युग के। अकबर और जहांगीर के समय में ही खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। यह भाषा उर्दू नहीं कही जा सकती, यह हिंदी खड़ी बोली है। अकबर और जहांगीर भारतेंदु युग, भक्ति काल और रीति काल में थे, तो उसी समय खड़ी बोली भी प्रयोग में थी। कुछ लोगों ने उसे उर्दू कहा, लेकिन वह वास्तव में शुक्ल के अनुसार उर्दू नहीं कहा जा सकती। विक्रम संवत 1798 में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वासिष्ठ नाम का ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। प्रथम गद्य पुस्तक परिमार्जित पुस्तक भी माना जाता है भाषा योग वासिष्ठ को। अगला कथन है इसी से संबंधित। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वासिष्ठ ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले, तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। ये कथन दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शुक्ल के अनुसार प्रथम परिमार्जित गद्य की पुस्तक कौन सी है। अंग्रेजी की प्रेरणा से हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं है। कुछ लोगों का मानना था कि अंग्रेजी की वजह से खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन इस बात को नकार देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रम में लल्लू लाल जी गुजराती में खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं: मुंशी सदासुख लाल, सैयद इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। लल्लू लाल और सदल मिश्र का संबंध था फोर्ट विलियम कॉलेज से, जबकि सदासुख लाल और सैयद इंसाअल्लाह खां वह फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर रहकर ही हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। मुंशी सदासुख लाल की बात हो रही है। मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। इंसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। इंशाअल्लाह खां की जो भाषा है वह कैसी है दोस्तों? इस तरह के कथन परीक्षा में अनेकों बार पूछे गए हैं। चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है।
आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। प्रथम भाग, ये मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। संवत 1925 से 1950। देखते हैं इसमें। हाँ, भारतेंदु ने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया। भारतेंदु जी के बारे में जो गद्य के जनक कहे जाते हैं कि भाषा को उन्होंने क्या किया है, बहुत ही परिमार्जित किया, मधुर किया, स्वच्छ किया और उसी तरह साहित्य में भी अग्रणी भूमिका निभाई। भारतेंदु के भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वह वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। निर्विरोध रूप में सभी आलोचकों ने, सभी इतिहासकारों ने भारतेंदु की बहुत बहुत प्रशंसा की है और इसी कारण से वे हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे गए हैं। मुंशी सदा सुखलाल की भाषा साधु होते हुए भी पंडितापन लिए थी, ये कथन भी महत्वपूर्ण है। लल्लूलाल में ब्रजभाषापन और सदल मिश्र में पूर्वी बंद था। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुसा था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरा की बोलचाल का पुट उसमें कम न था। महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। भाषा का निखरा हुआ सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ कि भारतेंदु युग में ही भाषा का निखरा हुआ रूप दिखाई देता है। भारतेंदु ने साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साथ साहचर्य में ले आए। भारतेंदु ने साहित्य को एक नवीन मार्ग दिखाया, क्योंकि इससे पहले रीतिकालीन साहित्य था। नवीन मार्ग दिखाने का श्रेय जो है वह भारतेंदु जी को ही है। और जो साहित्यकार थे वह भी शिक्षित होने लगे। शिक्षित साहित्यकार इस समय उत्पन्न हुए। हमारे साहित्य को नए नए विषय की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। महत्वपूर्ण कथन है। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया, जिसके भीतर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं। भारतेंदु मंडल की बात करें तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि भारतेंदु मंडल में निम्न में से कौन सा कवि नहीं है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भाव भंगिमा लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती है। ये प्रताप नारायण मिश्र का बारे में कहा गया कथन है शुक्ल का, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक धमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते हैं, इतने लंबे कि इनका अन्वय करना कठिन होता है। कहने का आशय है कि प्रेमगन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक दिखाई देती है। जो रीति काल में जैसा साहित्य लिखा जा रहा था वैसा साहित्य प्रेमगन के साहित्य में देखने को मिलता है। प्रेमगन ने पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई देता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी ही होती है जैसी खरी खरी सुनाने में काम में लाई जाती है। बालकृष्ण भट्ट तत्कालीन समय में ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अंग्रेजों को आड़े हाथ लिया था और उन्हें खरी खरी सुनाने का कार्य इन्होंने किया था। ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली, शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्रीनारायण की शैली से मिलती जुलती है, अर्थात पुराने ढंग की शैली ही है, पर उसमें लंबे वाक्य की जटिलता नहीं पाई जाती। भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी लेखक तैयार हुए जो उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य सेवा में लगे रहे। भारतेंदु के पश्चात बहुत सारे साहित्यकार आते हैं जिनको आज अपन अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी का जो साहित्य है वह बहुत ही सुदृढ़ हो गया है। इस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्य उपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहार उपयोगी रूप भी निखरा। महत्वपूर्ण कथन है। इस काल की बात मतलब आधुनिक काल का प्रथम उत्थान, जिसे भारतेंदु युग आगे आने वाले विद्वानों ने कहा। हरिश्चंद्र
और उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीव या जिंदा दिली। मतलब भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों में जो गुण था वह था सजीव और जिंदा दिली। राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह भाषा पर अधिकार रखने वाले पर झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। मतलब शिव प्रसाद और लक्ष्मण सिंह भी इसी समय के साहित्यकार थे, लेकिन जो चपलता, स्वच्छंदता भारतेंदु मंडल के कवियों में थी वह इनमें दिखाई नहीं पड़ती। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। महत्वपूर्ण कथन है कि गद्य साहित्य का प्रारंभ हिंदी में नाटकों से होता है। आगे बढ़ते हैं। और नाटकों में अग्रणी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई नाटकों की वह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। जो नाटकों का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था वह कुछ समय के लिए शिथिल पड़ जाती है और फिर शिथिलता के बाद में जयशंकर प्रसाद आते हैं जो नाटकों को एक उच्च भूमि पर लेकर जाते हैं। हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल के प्राय सभी लेखकों में थी। हास्य प्रवृत्ति जो थी वह इससे पहले वाले जो रीति काल है, आदि काल है, भक्ति काल है उनमें दिखाई नहीं देती और यह आधुनिक काल का जो प्रथम चरण है उसमें दिखाई देती है। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था और उसके पीछे राधा कृष्ण दास ने निसाय हिंदू और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास 1882 में लिखा गया था। लिखने वाले कौन थे? श्रीनिवास दास। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी साहित्यिक पत्र थे जिनमें बहुत सुंदर मौलिक गद्य प्रबंध और कविताएं निकला करती थी। मतलब आधुनिक काल की या गद्य काल के प्रथम चरण के जो प्रारंभिक जो पत्र थे ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी। ब्राह्मण के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट और आनंद कादम्बिनी के संपादक थे प्रेमघन, जिनमें सुंदर मौलिक गद्य प्रबंध और कविताएं निकला करती थी। आज के लिए इतना ही काफी। दोस्तों अगला जो वीडियो होगा वह है जो भारतेंदु युग का जो अगला चरण है उससे संबंधित होगा, आधुनिक काल से संबंधित होगा। देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।